kids, today we are going to do this chapter 6 of class 7th, book Roots and Wings, and the chapter name is The Adventure of Blue Carbuncle. The Adventure of Blue Carbuncle. Adventure मतलब होता है कोई साहस से भरा काम करना, और ब्लू कार्बनकल कार्बनकल का मतलब होता है डायमंड। तो एक ब्लू कार्बनकल जो गुम हुआ था उसके बारे में किस तरह से एक साहस का काम करके किस तरह से उसको सर्च किया गया, किस तरह से उसको ढूंढा गया। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट दैट। इट्स अ काइंड ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी, यू कैन से कि जासूसी से भरी एक स्टोरी है। सो लेट अस रीड इट। सर आर्थर कॉनन डॉयल वॉज अ ब्रिटिश राइटर। ये सर आर्थर कौन है? ये ब्रिटेन के एक राइटर हैं। ही इज़ वेल नोन फॉर हिज डिटेक्टिव फिक्शन। वो किस लिए वेल नोन है, मतलब किस लिए जाने जाते हैं? फॉर हिज डिटेक्टिव फिक्शन। डिटेक्टिव मतलब जासूस, एंड फिक्शन मतलब जो रियल नहीं है, मतलब जो एक काइंड ऑफ यू कैन से इमेजिनेशन है। जो राइटर है उसकी इमेजिनेशन है, राइटर उसको इमेजिन करके वो स्टोरी लिख रहा है। मतलब वो क्या, जो स्टोरी है वो रियलिटी में नहीं हुई है, लेकिन वो एक इमेजिनेशन बनाई गई है उस राइटर के द्वारा। तो ये जासूसी से भरी कहानियों के लिए ये फेमस है बहुत ज़्यादा, सर आर्थर। द ऑथर रॉट मैनी स्टोरीज फीचरिंग द फेमस करेक्टर शर्लॉक होम्स एंड हिज क्लोज फ्रेंड डॉक्टर वॉटसन। जो शर्लॉक होम्स हैं उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं जिसके अंदर उन्होंने एक करेक्टर रखा है शर्लॉक होम्स जो कि डिटेक्टिव है, एंड उसका क्लोज फ्रेंड है, मतलब वो उसका नाम है डॉक्टर वॉटसन। इन दोनों को लेकर इसने बहुत ज़्यादा स्टोरीज लिखी हैं जिसमें डिटेक्टिव को उन्होंने एक अहमियत दी है, और ये स्टोरीज बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं। सर आर्थर कॉनन वॉज बॉर्न इन May 1859 इन स्कॉटलैंड। जो ये सर आर्थर कॉनन थे इनका जन्म हुआ था 1859 में और स्कॉटलैंड में। ही वॉज ओरिजिनली अ फिजिशियन, और ये कौन थे? एक फिजिशियन थे। इन 1887 ही पब्लिश्ड अ स्टडी इन स्कारलेट, और इन्होंने 1887 में एक बुक लिखी, अ स्टडी इन स्कारलेट, द फर्स्ट ऑफ 4 नॉवेल्स अबाउट होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन। इन्होंने 4 नॉवल लिखे थे होम्स और डॉक्टर वॉटसन पे, शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन पे, और उसमें से सबसे पहली थी अ स्टडी इन स्कारलेट। ही रोट ओवर 50 शॉर्ट स्टोरीज। उन्होंने अब तक 50 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं जिसमें शर्लॉक होम्स को उन्होंने एक मेन स्थान प्रदान किया है, मतलब उनको फीचर किया है, उनके बारे में उसने लिखा है। These stories are considered as milestones in the field of crime fiction. ये वाली जो स्टोरीज हैं वो एज अ माइलस्टोन मानी जाती है, मतलब एक काइंड ऑफ बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है इन द फील्ड ऑफ क्राइम फिक्शन। फील्ड क्राइम मतलब जुर्म के जो फिक्शन स्टोरीज हैं जो रियल नहीं है उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं स्टोरीज। हिज अदर वर्क्स इंक्लूड मैनी प्लेज, और इनके और बाकी वर्क्स के अंदर इनके बहुत सारे नाटक हैं, नाटक इंक्लूड किए गए हैं जो ये नाटक लिखते हैं। Sherlock Holmes is a fictional detective who lives at 220 B Baker Street in London. जो शर्लॉक होम्स है वो क्या है? एक फिक्शनल डिटेक्टिव है, मतलब रियल में नहीं है, एक फिक्शन में है जो रियलिटी नहीं है। वो एक डिटेक्टिव है, मतलब जासूस हैं, जो कि 220 B बेकर स्ट्रीट लंदन में रहते हैं। उनका एड्रेस दिया हुआ है। हिज इंटेलिजेंस, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एनालिटिकल एबिलिटी आर कमेंडेबल। उनकी जो इंटेलिजेंस है, मतलब जो उसकी समझदारी है, और पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को देखकर उसके बारे में ऑब्जर्व करने की जो एक कैपेसिटी है, एंड एनालिटिकल एबिलिटी, और किसी चीज़ को एनालाइज करने की, मतलब इस सिचुएशन में क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, ये सारी जो उनकी खूबियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा कमेंडेबल, मतलब उनको हम यू कैन से प्रेज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी प्रशंसा कर सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग स्टोरी। तो चलो आओ अब हम इस स्टोरी में और पढ़ते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू स्टोरी। इट वॉज क्रिसमस टाइम। क्रिसमस का टाइम चल रहा था। डॉक्टर वॉटसन विजिटेड हिज ओल्ड फ्रेंड शर्लॉक होम्स। डॉक्टर वॉटसन जो हैं वो अपने ओल्ड फ्रेंड, पुराने दोस्त शर्लॉक होम्स से मिलने के लिए गए एट 221 B बेकर स्ट्रीट इन लंदन। यहाँ इस एड्रेस पर वो गए लंदन में। वॉटसन फाउंड होम्स still wearing his dressing gown and engrossed in the examination of a battered hat with his magnifying glass. डॉक्टर वॉटसन ने क्या देखा कि जो होम्स हैं, शर्लॉक होम्स हैं, उन्होंने अभी भी अपना ड्रेसिंग गाउन डाल रखा है, और एनग्रोज मतलब बिजी हैं इन द एग्जामिनेशन ऑफ बैटर्ड हैट। बैटर्ड मतलब बिल्कुल बुरी तरह से चकनाचूर हुई, और मतलब बुरी तरह से डैमेज हो गई हैट, एक काइंड ऑफ हैट जो कैप यू कैन से, या
बड़ी हैट होती है उसको बोलते हैं। उन्होंने उसको अपने हाथ में पकड़ रखा है और उसको एग्जामिन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि उसमें क्या खूबी और क्या चीज़ें उसके अंदर हैं। विद हिज मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिससे कोई भी छोटी चीज़ बड़ी दिखने लग जाती है, तो उसको लेकर वो मतलब काइंड ऑफ अपनी जासूसी कर रहे हैं उसके बारे में कि उस हैट के अंदर ऐसा क्या है। Sherlock Holmes and told Dr. Watson that Peterson, the security guard, had given him a hat and a goose. Sherlock Holmes ने बताया डॉक्टर वॉटसन को कि जो पीटरसन है सिक्योरिटी गार्ड, पीटरसन कौन है यहाँ पर, सिक्योरिटी गार्ड है, उसने क्या किया, उसने हैट और गूज क्या होता है, एक यू कैन से सारस और यू कैन से एक काइंड ऑफ डक जिसको पकाकर खाया जाता है, गूज होता है वो काइंड ऑफ अ बर्ड होता है, तो उसको खाया जाता है। लाइक लोग जो है नॉनवेज खाते हैं उसको पकाकर खाते हैं। तो उन्होंने बोला कि पीटरसन ने क्या किया था, उसको एक हैट दी थी और एक गूज दिया था। पीटरसन फाउंड दीज टू थिंग्स व्हेन ही वाज कमिंग होम एट अबाउट 4 o'clock ऑन क्रिसमस मॉर्निंग आफ्टर अटेंडिंग अ पार्टी। अब पीटरसन को ये दोनों चीज़ें कहाँ मिली थी, जब वो सुबह 4 बजे क्रिसमस पार्टी से वापस आ रहा था तब उसको ये चीज़ें मिली थी। अब पीटरसन सिक्योरिटी गार्ड है, उस सिक्योरिटी गार्ड को ये दोनों चीज़ें मिली थी जब वो सुबह 4 बजे क्रिसमस पार्टी अटेंड करके वापस आ रहा था। ही सा अ टॉल मैन कैरिंग अ गूज ओवर हिज शोल्डर, उसने देखा कि एक टॉल मैन है, एक लंबा सा आदमी है जो उस गूज को, उस बर्ड को अपने शोल्डर्स पर टांगे हुए आ रहा है। अब ये जो स्टोरी है इसमें काइंड ऑफ जासूसी है और काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिसमैच होंगी, जो बहुत सारी चीज़ें एंड में जाके पता लगेंगी, तो आपने हर चीज़ को पूरे ध्यान से सुनना है। देन सडनली मतलब एकदम से अ ग्रुप ऑफ रफ यंग मैन अटैक द टॉल मैन, और तभी जब वो पीछे से उनको देख रहा था तभी उसने देखा कि एक रफ मैन मतलब बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप था, उस टॉल मैन पे उन्होंने अटैक कर दिया। वन ऑफ द यंग मैन नॉक द टॉल मैन्स हैट ऑफ, जो उनमें से जो उनका ग्रुप था उनमें से एक यंग मैन ने क्या किया, नॉक करके मतलब उठा दिया, उड़ा दिया, टॉल मैन की हैट को उड़ा दिया, हवा में उन्होंने उसकी हैट को उड़ा दिया। एंड ही रेज्ड हिज स्टिक टू डिफेंड हिमसेल्फ, और उस टॉल मैन ने क्या किया, अपनी स्टिक उठाई अपने आप को बचाने के लिए। एंड एक्सीडेंटली स्मैश द शॉप बिहाइंड हिम, और उसने एकदम से मतलब गलती से क्या हुआ, वो तो अपने आप को बचाना चाह रहा था लेकिन गलती से क्या हुआ, उसके पीछे जो शॉप थी उसके ऊपर वो जाके स्टिक लग गई। बिहाइंड हिम मतलब उसके पीछे जो शॉप थी उसके साथ जाके वो स्टिक स्मैश हो गई, मतलब हिट हो गई, टकरा गई। पीटरसन केम फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट द टॉल मैन फ्रॉम हिज अटैकर्स, एकदम से जो पीटरसन जो सिक्योरिटी गार्ड था वो पीछे से उनको बचाने के लिए, उस टॉल मैन को बचाने के लिए आगे आया। जो पीटरसन पीछे से आ रहा था क्रिसमस पार्टी अटेंड करके, उसने जब देखा कि एक मैन पे अटैक हो रहा है तो उसने पीछे से आकर उस टॉल मैन को बचाने के लिए अटैकर्स के सामने आ गया। द टॉल मैन थॉट पीटरसन वॉज अ पुलिसमैन, जो टॉल मैन था उसको लगा कि जो पीटरसन है वो पुलिसमैन है। सो ही ड्रॉप द गूज एंड रन अवे, अब जो लंबा आदमी था उसने गूज को भी वहीं पे फेंका और वहां से भाग गया। द यंग मैन ऑल्सो रन अवे, और जो लड़कों का ग्रुप था वो भी भाग गए। Peterson then picked the hat and goose and brought them to Sherlock Holmes, और फिर यंग मैन जो सब जब भाग गए तो पीटरसन ने क्या किया, उसने वो हैट उठाई और वो गूज उठाया और उसको लेकर वो शर्लॉक होम्स के पास चला गया। अब ये कहानी खत्म हुई हमारी पीटरसन और टॉलमैन की। टॉलमैन के ऊपर अटैक हुआ था और टॉलमैन को बचाने के चक्कर में पीटरसन आगे आया था और पीटरसन को देख के वो सारे लोग भाग गए और पीटरसन को एंड में मिल गया एक हैट और एक गूज, एक बर्ड मिल गया। देन क्या हुआ, शर्लॉक होम्स हैड केप्ट द हैट एंड गिवन द गूज टू पीटरसन फॉर हिज वाइफ टू कुक। अब शर्लॉक होम्स ने क्या किया, उसने वो हैट अपने पास रख ली और जो गूज था मतलब जो बर्ड था उसने वो पीटरसन को दे दिया कि अपनी वाइफ को बोलना वो उसको पका देगी, उसको कुक कर देगी। A card attached to the bird was addressed to Mrs. Henry Baker and the initials HB were imprinted on the hat suggesting it belonged to Mr. Henry Baker। अब जो कार्ड था, बर्ड के गले में कार्ड होता है, जब हम परचेज करने के लिए जाते हैं तो मतलब काइंड ऑफ जैसे टैग लगा के रखते हैं ना, लोग कपड़ों पे टैग लगा के रखते हैं, तो बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर इस तरह के बर्ड्स को बेचा जाता है कुक करने के लिए तो उनके ऊपर भी टैग्स लगा के रखते हैं। जब उनको सेल करते हैं उसके ऊपर उनका टैग प्राइस वगैरह सब कुछ लगा के रखते हैं और उस पर अपना मतलब काइंड ऑफ जैसे हम बोलते हैं कंपनी का नाम, तो जिसका बेकरी होती है, जिसका वो पर्सन होता है, बर्ड होता है, उसका वो टैग लगा के रखते हैं।
तो उस बर्ड के ऊपर वो कार्ड लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था मिसेस हेनरी बेकर, एंड उसके ऊपर लिखा हुआ था मिसेस हेनरी बेकर, मतलब वो हेनरी बेकर की वो गूज है। एंड द इनिशियल्स HB वर इम्प्रिंटेड ऑन द हैट, और हैट के ऊपर HB प्रिंट हुआ था। हैट के आगे जैसे यहाँ पे होता है इस तरह से आगे उसके ऊपर इम्प्रिंट हुआ था HB, जो कि सजेस्ट कर रहे थे कि ये मिस्टर हेनरी बेकर की होगी। मिसेस हेनरी बेकर की तो बर्ड हो गया और मिस्टर हेनरी बेकर की वो हैट है। फ्रॉम द साइज एंड अपीयरेंस ऑफ द हैट होम्स डिड्यूस्ड दैट हेनरी बेकर वॉज एन इंटेलिजेंट मैन। अब उस हैट की अपीयरेंस और साइज के अकॉर्डिंग होम्स ने ये अनुमान लगाया, डिड्यूस्ड मतलब अनुमान लगाया, दैट हेनरी बेकर वॉज एन इंटेलिजेंट मैन, की जो हेनरी बेकर है वो इंटेलिजेंट पर्सन है, वॉज लेस और वेल ऑफ देन ही हैड बीन अर्लियर एंड अ मैन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। और क्या है, वो एक मैन है सेल्फ रिस्पेक्ट वाला, मतलब उसकी अपने खुद की एक आत्म रिस्पेक्ट मतलब आदर, मतलब उसकी आत्मिक एक काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है कि वो कुछ किसी से मांग के नहीं खाएगा। इस तरह की एक सेल्फ रिस्पेक्ट बोला जाता है, हर किसी के अंदर होनी चाहिए, तो उसके अंदर है वो। एट दिस पॉइंट पीटरसन रिटर्न टू टेल देम दैट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। अब क्या हुआ, अब वो इसके बारे में सोच रहे थे, तभी क्या हुआ, जो पीटरसन था वो वापस आया और वो क्या बताने लगा वापस आकर कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर कुकिंग, जब वो उस गूज को, उस बर्ड को बना रहे थे, मिसिस पीटरसन हैड फाउंड अ ब्लू कार्बनकल इन द स्टमक ऑफ द गूज। मिसिस पीटरसन को क्या मिला, एक ब्लू कलर का डायमंड मिला उस गूज के अंदर, उस बर्ड के अंदर एक डायमंड मिला। अब ये जो पीटरसन था, जो गार्ड था, वो बताने के लिए आया शर्लॉक होम्स को। The blue diamond was the blue carbuncle, a precious stone that was stolen from the room of Hotel Cosmopolitan. It belonged to Countess Morcar. अब जो ब्लू डायमंड था, अब जैसे ही शर्लॉक होम्स ने वो ब्लू डायमंड देखा तो उन्होंने उसको पहचान लिया कि ये तो वही ब्लू कार्बनकल है, ब्लू कलर का डायमंड है, एक प्रीशियस स्टोन, मतलब एक काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा महंगा एक स्टोन है, काइंड ऑफ डायमंड है, जो कि होटल कॉस्मोपॉलिटन से चुराया गया था। एंड ये जो प्रीशियस स्टोन है, जो ब्लू डायमंड है, वो किसका है, बिलोंग टू काउंटेस मोरकर। मोरकर का जो एक यू कैन से राजा या प्रतिनिधि है, उसका वो डायमंड है। अब द ब्लू कार्बनकल, अब ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हुई, अब यहाँ पे स्टोरी शुरू हो रही है कि जो वो ब्लू कार्बनकल चुराया गया था। द ब्लू कार्बनकल वॉज स्टोलन ऑन 22 दिसंबर। जो ब्लू कार्बनकल था वो 22 दिसंबर को स्टोलन मतलब चुराया गया था। जॉन हॉर्नर अ प्लम्बर वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग इट। और जॉन हॉर्नर जो है, ये एक नेक्स्ट पर्सन आ गया, वो कौन है, प्लम्बर, उसको ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने इसको चुराया गया है। जॉन हॉर्नर ने, जो कि एक प्लम्बर है, उसने इसको चुराया था, ये इल्ज़ाम लगाया गया था। अब क्या है, जेम्स राइडर एन एम्प्लॉय एट द होटल हैड कॉल्ड अप द पुलिस एंड सेड दैट ही हैड शोन हॉर्नर द रूम ऑफ काउंटेस ऑफ मोरकर फॉर सम रिपेयर वर्क। अब जेम्स राइडर एक और पर्सन है जो एम्प्लॉय है उस होटल में, कॉस्मोपॉलिटन होटल में वो एम्प्लॉय है जेम्स राइडर। उसने पुलिस को कॉल करके बोला था कि उसने हॉर्नर को, जॉन हॉर्नर को काउंटेस ऑफ मोरकर का रूम दिखाया था रिपेयर वर्क के लिए। काउंटेस ऑफ मोरकर मतलब जो मोरकर के प्रतिनिधि हैं या राजा हैं, उनके कमरे में कोई रिपेयर वर्क था। जेम्स राइडर ने बोला कि मैंने उस रिपेयर के लिए जॉन हॉर्नर को कमरे में भेजा था। As he had some work in hand, he left the room and when he returned, Horner had disappeared and the diamond had been stolen. उसने बोला, जेम्स राइडर ने बोला कि मेरे को एकदम से कोई काम पड़ गया तो मैंने रूम छोड़कर मैं वहाँ से निकला, और जब वो वापस आया, कहने लगा कि जब मैं वापस आया तो हॉर्नर रूम में नहीं था। हॉर्नर हैड डिसअपीयर्ड मतलब वो वहाँ से गुम हो चुका था। एंड द डायमंड हैड बीन स्टोलन, और जो डायमंड था वो भी चुराया जा चुका था। हैंस जॉन हॉर्नर वॉज अरेस्टेड। अब इस बेसिस के ऊपर जॉन हॉर्नर को अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि जेम्स राइडर ने इल्ज़ाम लगाया था जॉन हॉर्नर के ऊपर कि मैंने इसको यहाँ पर कमरे में छोड़ा था और जब मैं वापस आया तो वहाँ पर ना ही डायमंड था और ना ही जॉन हॉर्नर था। इसका मतलब वो डायमंड चुरा कर भाग गया। अब क्या हुआ, ये एक स्टोरी हो गई किस तरह से ब्लू कार्बनकल चोरी हुआ था और किस तरह से उस पर उसके बारे में इल्ज़ाम लगाया गया था। अब आगे क्या है, अब हमारा जो करंट सिचुएशन थी शर्लॉक होम्स की, वहीं पे आगे वापस स्टोरी। Sherlock Holmes placed an advertisement in the evening paper so that Henry Baker could come and collect his things from Baker Street. अब शर्लॉक होम्स ने क्या किया, उसने एडवर्टीजमेंट डाल दी इवनिंग पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट डाल दी, और उसमें क्या लिखा
कि जो हेनरी बेकर है वो आए और अपना सामान कलेक्ट करके ले जाए बेकर स्ट्रीट में से, मतलब उसके घर में से आकर अपना सामान कलेक्ट करके ले जाए। अब उस एडवर्टीजमेंट को देखकर क्या हुआ, हेनरी बेकर टर्न्ड अप एंड टुक हिज थिंग्स, वो आया और अपना सामान लेकर चला गया। ही वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ द ब्लू कार्बनकल, और वो बिल्कुल ही अनअवेयर था ब्लू कार्बनकल के बारे में, मतलब उसको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इनफैक्ट ही वॉज मोर वरिड अबाउट द गूज, और बल्कि उसकी बजाय वो गूज के लिए बहुत ज़्यादा वरिड था, क्योंकि उसका जो गूज था वो चोरी हो गया था, मतलब उसका जो बर्ड था वो गूज के बारे में परेशान था। तो होम्स ने क्या किया, शर्लॉक होम्स ने उसको फ्रेश एक न्यू गूज दे दिया कि तुम ये ले जाओ, मतलब तुम्हारा अगर गुम हो गया तो तुम ये ले जाओ। फिर क्या हुआ, हेनरी बेकर देन टोल्ड शर्लॉक होम्स दैट ही हैड बॉट द गूज एट द अल्फा इन। अब हेनरी बेकर से जब शर्लॉक होम्स ने पूछा कि तुमने ये गूज परचेज कहाँ से किया था, तो उसने बताया कि अल्फा इन से, इन का नाम मतलब सराय, इन मतलब सराय होता है, तो अल्फा नाम की जो सराय हैं उस जगह से उसने वो गूज को परचेज किया था। होम्स एंड वॉटसन सेट आउट टू फाइंड आउट अबाउट द ब्लू कार्बनकल। होम्स और वॉटसन, शर्लॉक होम्स और जो डॉक्टर वॉटसन है, उन्होंने सेट आउट मतलब उन्होंने तैयारी कर ली कि वो ब्लू कार्बनकल के बारे में सर्च करेंगे। दे वेंट टू द लोकल इन वेयर हेनरी बेकर हैड बॉट द गूज। तो वो उस लोकल सराय में गए, लोकल मतलब जो पास की जो अल्फा इन थी उनके पास ही थी, साथ में ही थी। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर वो गए जहां से हेनरी बेकर ने उस गूज को परचेज किया था। They found out that the goose had been bought from a salesman called Brackringe in Covent Garden. उनको ये पता लगा कि जो गूज है वो एक सेल्समैन ब्रैकनरिज से परचेज किया गया। ब्रैकनरिज इज ऑल्सो अ नेम। अब ये नेक्स्ट एंट्री हो गई स्टोरी के अंदर। ब्रैकनरिज उस पर्सन से जो कि कोवेंट गार्डन में रहता है, उस पर्सन से उस गूज को परचेज किया था हेनरी बेकर ने। सो Holmes and Watson went to Covent Garden Market to get some information about from Breckenridge. तो होम्स और वॉटसन ने क्या किया, वो कोवेंट गार्डन मार्केट में गए, मतलब जिस जगह का ब्रेकनरिज था उस जगह में उस मार्केट में वो गए ताकि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके। ब्रेकनरिज टोल्ड देम ही हैड बॉट द गूज फ्रॉम मिसेस ऑक्सशॉट, अ पोल्ट्री एंड एग परवेयर। अब ब्रेकनरिज ने उसको बताया कि जो गूज है वो मिसेस ऑक्सशॉट ने कि वो जो गूज था वो मिसिस ऑक्सशॉट से परचेज किया गया था। और मिसिस ऑक्सशॉट कौन थी, एक पोल्ट्री और एग परवेयर थी ब्रिटेन में। ब्रिटेन में एक पोल्ट्री चलाती थी, मतलब जहाँ पर ऐसे बर्ड्स को रखा जाता है, एंड एग परवेयर, एग सेलर, एग अंडे, परवेयर मतलब सेलर, मतलब वो जो चूजे हैं, जो बर्ड्स हैं, उनके अंडों को बेचती थी और इन चूजों को बेचती थी। तो उसको इसके बारे में पता चला। अब एक और लेडी आ गई बीच में, मिसिस ऑक्सशॉट। After Sherlock Holmes and Dr. Watson had walked some distance away from Covent Garden Market, they heard angry voices from the stall they had left. अब जैसे ही शर्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन वो थोड़ी ही दूरी पर गए कोवेंट गार्डन मार्केट से, तभी उन्हें एक एंग्री वॉइस मतलब गुस्से भरी आवाज़ें सुननी शुरू हुई। उन्हें इस तरह की गुस्से भरी आवाज़ें सुनाई दी फ्रॉम द स्टॉल, उस स्टॉल से जहाँ से वो निकले थे, मतलब जिस स्टॉल पे वो बात करके निकले थे वहीं से उन्हें गुस्से भरी आवाज़ें सुनाई दी। टर्निंग अराउंड, उन्होंने क्या किया, टर्न अराउंड मतलब वो वापस मुड़े। दे सा ब्रेकरिंज आर्ग्यूइंग विद द मैन, उन्होंने देखा कि जो ब्रेकरिंज है वो उस मैन से आर्ग्यू कर रहा है, उससे बहसबाजी कर रहा है। सडनली द मैन टर्न रैन ऑफ डाउन द डार्क स्ट्रीट, और एकदम से जो मैन है उसने टर्न किया और वो क्या किया, वो भाग गया डार्क स्ट्रीट, मतलब वो जो अंधेरी गली थी वहां पर वो आदमी भाग गया। होम्स एंड वॉटसन फॉलोड द मैन, होम्स और वॉटसन क्या था, उन्होंने उस मैन का पीछा किया एंड सून कॉट हिम अप, और जल्दी ही उन्होंने उसको पकड़ लिया। द मैन टोल्ड देम दैट हिज नेम वाज जेम्स राइडर, उन्होंने बताया कि जो वो आदमी था जो भाग रहा था उसका नाम था जेम्स राइडर। होम्स देन आस्क्ड जेम्स राइडर टू अकम्पनी हिम टू बेकर स्ट्रीट, अब होम्स ने उसको पकड़ा और उसको बोला कि तुम हमारे साथ, तुम्हें बेकर स्ट्रीट में चलना पड़ेगा। बेकर स्ट्रीट में कौन था, डॉक्टर शर्लॉक होम्स का घर था ना, तो वहां पर वो उसको ले आए। होम्स देन टोल्ड हिम अबाउट द गूज एंड द ब्लू कार्बनकल दैट केम आउट ऑफ इट, होम्स ने फिर उसको बताया उस गूज के बारे में, उस बर्ड के बारे में, और जो ब्लू कार्बनकल था उसके पेट में से निकला था उसके बारे में बताया। जेम्स राइडर कन्फेस्ड हिज क्राइम एंड टोल्ड द होल स्टोरी, अब जेम्स राइडर जो था उसने कन्फेस कर लिया, मतलब वो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसको पूरी स्टोरी बताई। अब हमारा करंट सीन खत्म हुआ। अब आ गया यहाँ पे
राइडर हैड कम टू नो अबाउट द ब्लू कार्बनकल फ्रॉम कैथरीन कुजैक द मेड ऑफ द काउंटेस ऑफ मॉर्कर। जो राइडर है, जेम्स राइडर है, हमने पहले पढ़ा था, जो जेम्स राइडर था वो एम्प्लॉय था उस कॉस्मोपॉलिटन होटल के अंदर। तो उसको पता चला ब्लू कार्बन के बारे में फ्रॉम कैथरीन कुजैक। कैथरीन कुजैक कौन थी? मेड थी, नौकरानी थी काउंटेस ऑफ मॉर्कर के लिए। काउंटेस ऑफ मॉर्कर जो कॉस्मोपॉलिटन होटल में रहने के लिए आए थे, उनकी नौकरानी थी कैथरीन कुजैक। उससे राइडर को उस ब्लू कार्बन के बारे में पता चला। राइडर हैड स्टोलन द डायमंड एंड वांटेड टू लीव नो ट्रैक ऑफ बीइंग द थीफ। राइडर ने क्या किया, उस डायमंड को चुरा लिया और वो कोई ऐसा निशान नहीं छोड़ना चाहता था कि क्योंकि ताकि ये पता लगे कि वो थीफ है, मतलब वो चोर है। सो ही फ्रेम्ड जॉन हॉर्नर। तो इसलिए उसने क्या किया, जॉन हॉर्नर की स्टोरी बनाई। आफ्टर स्टीलिंग द डायमंड जेम्स राइडर वेंट स्ट्रेट अवे टू मिसेस ऑक्सफोर्ड फार्म। तो वो उसने क्या किया, जेम्स राइडर ने जैसे ही अपना डायमंड चुराया तो वो सीधा कहाँ गया, मिसेस ऑक्सफोर्ड के फार्म में गया। मिसेस ऑक्सफोर्ड वॉज हिज सिस्टर। मिसेस ऑक्सफोर्ड कौन थी, उसकी बहन थी। तो अपनी बहन के ऑक्सफोर्ड के फार्म में गया, अपनी बहन के फार्म में चला गया। शी रियर्ड गीज फॉर द मार्केट। जो कि कौन क्या करती थी, जो मिसेस ऑक्सफोर्ड क्या करती थी, वो मार्केट के लिए गीज पालती थी। गीज मतलब गूज की प्लूरल फॉर्म। गूज इज अ बर्ड। अब बहुत सारे गूज होंगे तो उसको बोलेंगे गीज। गूज की प्लूरल फॉर्म क्या होगी, गीज। तो वो क्या करती थी, मार्केट में सेल करने के लिए गीज पालती थी। राइडर हैड एन आइडिया। राइडर को एक आइडिया आया। ही कॉट वन ऑफ द गूज। उसने क्या किया, एक गूज को पकड़ा एंड थ्रोस द डायमंड डाउन हिज थ्रोट। और उसने क्या कर दिया, जो डायमंड था उसके मुंह में डाल दिया, मतलब उसके गले में उतार दिया एक गूज के। Meanwhile, his sister came and as he turned to speak to her, the goose mixed among all other geese. Meanwhile, और तभी क्या हुआ, जैसे ही उस राइडर ने उस गूज के गले में वो डायमंड उतार दिया, तभी क्या हो गया, उसकी सिस्टर पीछे से आ गई और जैसे ही वो उससे बात करने के लिए मुड़ा, जो गूज था वो बाकी सारे गीज के बीच में मिक्स हो गया। मतलब वो जो बर्ड था, एक बर्ड था जिसके मुंह में डायमंड था, वो बाकी सारे डायमंड्स के बीच में मिक्स हो गया। His sister told him to choose a goose. उसकी सिस्टर ने बोला कि तुम कोई भी गूज ले लो। नाउ अब क्या हुआ, अब गूज तो मिक्स हो चुका था, बाकी सारे बहुत सारे बर्ड्स के बीच में एक जो डायमंड वाला गूज था वो मिक्स हो गया था। नाउ राइडर चोज द वन विच ही थॉट ही हैड द डायमंड। अब राइडर ने क्या किया, उसको लगा कि जो जिसके गले में डायमंड हो सकता है, तो उसने उसको चूज किया और अपने साथ वो उसको ले गया। When he took the goose home and cut it, जैसे उसने वो गूज घर पे लेके गया और जब उसने उसको काटा, he did not find the diamond, तो उसको वो डायमंड नहीं मिला। He hurried back to his sister's farm, तो उसने क्या किया, वो जल्दी से अपनी सिस्टर के, अपनी बहन के फार्म पे आया। बट शी हैड सोल्ड ऑल द गीज टू ब्रेकरंच ऑफ कोवेंट गार्डन। और उसने क्या किया था, लेकिन तब तक जो उसकी सिस्टर थी उसने सारे गीज जितने भी बर्ड्स थे वो सारे कोवेंट गार्डन के ब्रेकरिंच को बेच दिए थे। अब उसको जॉन राइडर को, जेम्स राइडर को ये लगा कि अब सारे जो गूज हैं वो सारे गीज जो हैं वो सारे ब्रेकरिंच के पास चले गए हैं, तो इसका मतलब उनमें से ही किसी में डायमंड होगा, बिकॉज जो वो लेके गया था गूज उसके अंदर तो डायमंड था ही नहीं। तो अब क्या हुआ, वो ब्रेकरिंच में गया। नाउ राइडर फेल ऑन हिज नीज इन फ्रंट ऑफ होम्स बेगिंग फॉर मर्सी। अब राइडर ने क्या किया, अब यहाँ पे उनकी स्टोरी खत्म होगी कि उसने किस तरह से डायमंड को चुराया था। अब राइडर अपने घुटनों पर बैठ गया और होम्स के सामने उसने बेगिंग फॉर मर्सी, वो अपनी दया के लिए भीख मांगने लगा कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। ही टोल्ड हिम हैड नेवर एवर कमिटेड एनी क्राइम। और उसने बोला कि उसने अब आज तक कोई भी क्राइम नहीं किया, आज तक कोई भी जुर्म मैंने नहीं किया पहले। ही प्लीडेड टू बी पार्डन, और उसने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिया जाए। प्लीडेड मतलब बेग्ड, मतलब एक काइंड ऑफ दया के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना। होम्स लिसन टू हिम एंड अलाउड राइडर टू लीव। होम्स ने उसकी बात को सुना और राइडर को बोल दिया कि ठीक है तुम चले जाओ। होम्स एक्सप्लेन टू वॉटसन दैट ही वॉज नॉट देयर टू डू द वर्क ऑफ पुलिस। होम्स ने जो वॉटसन को बोला कि मैं यहाँ पर पुलिस का काम करने के लिए नहीं खड़ा हूँ। ही ऑल्सो बिलीव दैट राइडर हैड बीन वेरी फ्राइटेंड एंड शेकन अप। अब वो भी ये मानता था कि जो राइडर है, जेम्स राइडर जो है, वो बहुत ज़्यादा डर गया था और मतलब अंदर तक वो हिल गया था, शेकन अप अंदर तक वो हिल गया था। विदाउट द टेस्टिमनी ऑफ जेम्स राइडर द केस अगेंस्ट जॉन हॉर्नर हैड ऑल्सो कोलैप्स्ड एंड ही वाज फ्रीड। अब जेम्स राइडर ने कोई बयान नहीं दिया, टेस्टिमनी मतलब बयान नहीं दिया, तो उसके बयान के बिना जो जॉन हॉर्नर का जो केस था वो भी बंद हो गया और उसको भी फ्री कर दिया गया। सो दिस इज द
ऑल स्टोरी अबाउट शर्लॉक होम्स एंड डॉक्टर वॉटसन, उनका एक केस किस तरह से उन्होंने सॉल्व किया था. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसमें, कोई करेक्टर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा है और कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो आप इस वीडियो को 3-4 बार देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरह के कौन से करेक्टर्स हैं, क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं. तो इट्स अ वेरी नाइस डिटेक्टिव स्टोरी. आई होप you all liked it. Thank you very much, and if you like the video, comment and subscribe the channel. Thank you.